हेलो दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2018 के सामान्य अध्ययन प्रश्न फर्स्ट के पार्ट 3 को देखेंगे। शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 44 क्वेश्चन। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? विकल्प ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसमें विकल्प में ए सही है, लॉर्ड डफरिन ने उपहास किया था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को चुनौती देते हुए यह कहा कि यह केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण आर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। सी, कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। डी, कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। इसमें सही है बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन 45 की व्याख्या देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया, लेकिन 1946 में हुए चुनावों में मुस्लिम लीग को मुस्लिम स्थानों के 78 में से 73 सीटें प्राप्त हुईं। इस घटना से क्षुब्ध होकर जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना से अपनी स्वीकृति वापस ले ली, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को लीग चुनावों के बाद कांग्रेस के अंतर्गत गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई ताकि अंतरिम सरकार के कार्यों में बाधा डाल सके। क्वेश्चन 46। निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, हंटर आयोग, बी, सैडलर आयोग, सी, वुड का घोषणा पत्र, डी, सार्जेंट योजना। तो कूट ए बी डी सी, बी सी बी ए डी, सी ए बी सी डी, डी सी ए बी डी। तो इसमें डी सही है, सी ए बी डी। व्याख्या देखते हैं। प्रश्न से संबंधित सभी आयोग ब्रिटिशकालीन शैक्षिक सुधारों से जुड़े हैं। सी, वुड का घोषणा पत्र 1854, ए, हंटर आयोग 1882, बी, सैडलर आयोग 1917 ईस्वी, सैडलर आयोग 1917 ईस्वी, डी, सार्जेंट आयोग योजना 1944। तो एक बार फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सी, वुड का घोषणा पत्र 1854, ए, हंटर आयोग 1882, बी, सैडलर आयोग 1917, डी, सार्जेंट योजना 1944। क्वेश्चन 47। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ए, भगत सिंह, बी, विनायक दामोदर सावरकर, सी, बारिंद्र कुमार घोष, डी, पुलिन बिहारी। तो इसमें बी सही है। अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज
क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना पूना महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। इसका पूर्वगामी संगठन मित्र मेला 1901 ईस्वी था। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित युगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। एक बार विद्रोह है, एक बार वर्ष। ए संथाल 1855, बी कोल 1831, सी खासी 1829, डी अहोम 1815। तो सही सम्मिलित देख लेते हैं। एक बार जनजाति विद्रोह, एक बार वर्ष। इसमें डी उत्तर सही है, जो सही सम्मिलित नहीं है अहोम 1815। इसका सही होगा 1828 ईस्वी। तो जनजाति विद्रोह, फिर वर्ष संथाल 1855 ईस्वी, कोल 1831 ईस्वी, खासी 1829 ईस्वी, अहोम 1828 ईस्वी। अब भारतीय राज्य व्यवस्था 49 क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ए 3521, बी 1352, सी 2531, डी 5213। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर ए सही है, 3521। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास की बात स्वीकार करता है। क्वेश्चन 50। ए सुश्री मीरा कुमार, बी श्री गोपाल कृष्णा गांधी, सी डॉक्टर करण सिंह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही है ए सुश्री मीरा कुमार। क्वेश्चन 50 की व्याख्या। ए सही है, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की उम्मीदवार सुश्री मीरा कुमार थीं। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सी आंध्र प्रदेश सही है। उत्तर सी आंध्र प्रदेश सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। वर्तमान देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंतिम गठित राज्य तेलंगाना है। इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है? ए संघ लोक सेवा आयोग, बी वित्त आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी नीति आयोग। तो इसमें डी नीति आयोग सही है। एक संविधानेतर संस्था है। डी इसकी व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसकी भूमिका भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में सलाहकारी होती है। पूर्व में योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। अब क्वेश्चन 53, सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? ए राजस्व का वितरण, बी राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, सी संसद की सदस्यता, डी केंद्र राज्य संबंध।
तो इसमें डी विकल्प सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी संसद देना था। क्वेश्चन 54, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ए ग्रेट ब्रिटेन में, या यूके, बी बेल्जियम में, सी फ्रांस में, डी स्विट्जरलैंड में। तो इसमें ए विकल्प सही है, ग्रेट ब्रिटेन या यूके में। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में 1832 ईस्वी में प्रारंभ की गई। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ए राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना, सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी सही है, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 3 से 12, किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया हो कि राष्ट्रीय हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है, तो संसद इस पर कानून बनाकर पद का सृजन कर सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए इसमें राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन 56, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 7, डी भाग 9। तो ये बी विकल्प सही है, भाग 2। इसकी व्याख्या, भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्त के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। क्वेश्चन 57, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, बी 2/3 बहुमत द्वारा, सी 3/4 बहुमत द्वारा, डी अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो इसमें विकल्प बी सही है, 2/3 बहुमत द्वारा। व्याख्या, भारतीय संविधान के भाषा संबंधित प्रावधानों के संशोधन को संसद के 2/3 बहुमत द्वारा किए जाने का प्रावधान है, जैसे राजभाषा का प्रयोग, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आदि। 58 क्वेश्चन, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। तो इसमें बी विकल्प सही है, 60 दिन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संसद सदस्यों के अनर्हता के संबंध में अन्य के अतिरिक्त प्रावधान है कि यदि सदन का कोई सदस्य अनुमति के बिना लगातार 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो दिनों की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिन की अवधि को शामिल न करते हुए
अनर्ह माना जाएगा। 59 क्वेश्चन, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए भादासा की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377, बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए विकल्प सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377। व्याख्या, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने धारा 377 या समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया। इसमें लेस्बियन, गे तथा मिश्रित दोनों शामिल हैं, लेकिन ये स्वैच्छिक तथा एकांतिक होना चाहिए। क्वेश्चन 60, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकतावादी, सी गांधीवादी, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें डी उपरोक्त सभी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इसको समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी तथा गांधीवादी उपरोक्त तीनों शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। 61 क्वेश्चन, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ए आर्थिक वृद्धि, बी आर्थिक विकास, सी संपोषणी विकास, डी मानव विकास। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें सी सही है, संपोषणी विकास। व्याख्या, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत को संपोषणी विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन 62, निम्नांकित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी योजना आयोग। अब नीति आयोग है, तो इसमें डी सही है, योजना आयोग या नीति आयोग। इसकी व्याख्या, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का कार्य योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग करता है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया है। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसमें ए विकल्प सही है, महाराष्ट्र। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यों में सड़कों की लंबाई के क्रम में महाराष्ट्र प्रथम तथा उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन 64, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए बिक्री कर, बी आयकर, सी उत्पाद कर, डी सेवा कर। तो इसमें विकल्प बी सही है, आयकर। व्याख्या, आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत कर तथा निगम कर। व्यक्तिगत कर उन व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है जो वेतन, व्यापार तथा व्यवसाय से आय अर्जित करता है, जबकि निगम कर कंपनियों के निव्वल लाभ पर लगाया जाता है। बिक्री कर, सेवा कर तथा उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर होता है। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, डी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ए विकल्प सही है, योजना आयोग। व्याख्या,
योजना आयोग को अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया। इसका मुख्य कार्य योजनाओं का निर्माण करना, देश में गरीबी का आकलन करना तथा केंद्र सरकार को राज्यों के अनुदान के संबंध में सिफारिश करना प्रमुख है। वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है। क्वेश्चन 66, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए. एम. हिदायतुल्ला, बी. ए. एम. अहमदी, सी. P.N. भगवती, डी. A.S. आनंदी। क्वेश्चन 66 की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश Y.V. चंद्रचूड़ थे। P.N. भगवती देश के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था, जबकि जनहित याचिका 1979 में दायर की गई थी। 67 क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ए. 26 नवंबर 1949, बी. 5 दिसंबर 1949, सी. 24 जनवरी 1950, डी. 25 जनवरी 1950। तो इसमें विकल्प सी सही है, 24 जनवरी 1950। व्याख्या, संविधान सभा के लिए चुनाव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर जुलाई अगस्त 1946 में कराया गया। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ए. लोकसभा, बी. राज्यसभा, सी. विधानसभा, डी. विधान परिषद। तो विकल्प सही है, डी. विधान परिषद। व्याख्या, विधान परिषद का सृजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद द्वारा किया जाता है। इसके सृजन के संबंध में संबंधित राज्य सभा की विधानसभा द्वारा अनुमोदन किया जाता है, लेकिन संसद का निर्णय ही अंतिम होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 अधिकतम अथवा 40 से कम नहीं हो सकती है। क्वेश्चन 69, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? ए. 1985, बी. 1986, सी. 1987, डी. 1988। क्वेश्चन 69 की व्याख्या, महिला एवं बाल विकास का गठन भारत सरकार द्वारा 1985 में किया गया, जबकि इससे संबंधित स्वतंत्र मंत्रालय का गठन वर्ष 2006 में किया गया। क्वेश्चन 70, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ए. 15, बी. 20, सी. 25, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प बी सही है, 20। व्याख्या, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 सीटों पर हो सकता है। 71 क्वेश्चन, 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2018-19 के दौरान ए. 15 से 50 रुपये, बी. 16 से 50, सी. 17 से 50 रुपये, डी. 19 से 50 रुपये। इसमें सही है सी. 17 से 50 रुपये। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या, 4 जुलाई 2018 को खरीफ सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 13 फसलों की घोषणा की गई। इसमें सामान्य धान की किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 17 से 50 रुपये तथा धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 17 से 70 रुपये घोषित किया गया। क्वेश्चन 72, जनसंख्या की
प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? ए अशोधित जन्म दर, बी अशोधित मृत्यु दर, सी प्रव्रजन, डी विवाह। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए केवल ए, बी केवल सी बी और डी ए और बी। तो इसमें विकल्प डी सही है। ए और बी अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। व्याख्या: किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। इस प्रकार की आकलित वृद्धि दर को जनसंख्या की प्राकृतिक समवृद्धि दर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि जनसंख्या वृद्धि दर जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर में निवल माइग्रेशन दर को जोड़ देते हैं। सामान्यतः निवल माइग्रेशन दर 0 मान लेते हैं। क्वेश्चन 73, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? ए UNDP द्वारा, बी IMF द्वारा, सी यूनिसेफ द्वारा, डी अंकटाड द्वारा। तो इसमें विकल्प ए सही है, UNDP द्वारा। व्याख्या: 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी, जिनमें अर्थशास्त्री AK सेन तथा सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक HDI विकसित किया। इसमें प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा तथा शिक्षा अवधि को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ए मनरेगा, बी ट्राइसेम, सी काम के बदले अनाज, डी कौशल विकास कार्यक्रम। तो इसमें विकल्प ए सही है, मनरेगा। व्याख्या: नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट NREGA नरेगा सितंबर 2005 को पारित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदापल्ली से की गई। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया। प्रारंभ में यह योजना देश के 200 जिलों में लागू की गई थी, जिसे बजट वर्ष 2007-08 में बढ़ाकर 3 से 30 जिलों में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी जनसंख्या वृद्धि दर, डी आय की विषमता। तो इसमें विकल्प डी सही है, आय की विषमता। क्वेश्चन 75 की व्याख्या देख लेते हैं। लॉरेंज वक्र आय की विषमता को मापने का एक पैमाना है। लॉरेंज वक्र जितनी ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। यदि संपूर्ण आय किसी एक ही व्यक्ति के पास हो तो पूर्ण असमान आय वितरण होगा। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? ए बिक्री कर, बी भू राजस्व कर, सी स्थानीय मेलों पर कर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें विकल्प सी सही है, स्थानीय मेलों पर कर। व्याख्या: बिक्री कर, भू राजस्व कर, मनोरंजन कर इत्यादि राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन 77, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि था? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। तो इसमें विकल्प सी सही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। व्याख्या: भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ था। इसमें वृद्धि का लक्ष्य 9% रखा गया था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 7.6% की हुई। इस प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय
तीव्र तथा और अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ रखा गया। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का लक्ष्य 9.5 से 10% तक रखा गया, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर GDP 8.2% था। उपरोक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए यदि समावेशी इंक्लूसिव को संपोषणीय सस्टेनेबल मान लिया जाए तो इसका सही विकल्प C होगा। क्वेश्चन 78 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर TFR क्या है? A 2.2, B 2.4, C 3.2, D 3.4। तो इसमें विकल्प A सही है, 2.2। 78 क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर 2.2% है। वर्ष 2005-6 से 2015-16 के मध्य कुल प्रजनन दर में 22.73% की गिरावट आई है। वर्ष 2005-6 में यह 2.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? A तेंदुलकर समिति, B सक्सेना समिति, C लकड़वाला समिति, D हाशिम समिति। तो इसमें विकल्प D सही है, हाशिम समिति। व्याख्या भारतीय शहरों में गरीबी के निर्धारण के लिए SR हाशमी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसके आकलन पर सरकार को शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए खास सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करना था। इस कमेटी ने अपना आकलन सामाजिक, आर्थिक तथा जात पर आधारित जनगणना के आंकड़ों पर किया था, जिसमें शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का अनुमान 70% के करीब आया था। अब भारत एवं विश्व का भूगोल। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित युगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? A बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, B मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, C पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, D सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इसमें D विकल्प सही नहीं है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या एक पाल राष्ट्रीय उद्यान राज्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। क्वेश्चन 81 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? A महाराष्ट्र, B आंध्र प्रदेश, C केरल, D गुजरात। तो इसमें विकल्प D सही है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। क्वेश्चन 81 की व्याख्या द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 75 से 15.5 किलोमीटर है, जिसमें शीर्ष 4 तटरेखा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 19 से 62 किलोमीटर, गुजरात 12 से 15 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 9 से 74 किलोमीटर, तमिलनाडु 9 से 61 किलोमीटर है। अतः इस प्रश्न में सही विकल्प D गुजरात होगा। क्वेश्चन 82 विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर या तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किसमें अवस्थित है? A सेवराय, B बिलीगिरीरंगा, C जावादी, D मल्लमल्ला। तो इसमें व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न में कोई भी विकल्प वेंकटेश्वर या तिरुपति मंदिर की अवस्थिति स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि सेवराय तथा जावादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में तथा बिलीगिरीरंगा दक्षिण पूर्वी कर्नाटक एवं तमिलनाडु सीमा पर स्थित है, जबकि वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति की वास्तविक अवस्थिति
तिरुमल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। यदि मल्लमल्ला को नल्लमल्ला मान लिया जाए तो इसका निकटतम उत्तर डी हो सकता है, क्योंकि तिरुमल्ला पहाड़ी नल्लामल्ला पहाड़ी का विस्तारित भाग है। क्वेश्चन 83, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है? ए प्लियोसीन, बी पैलियोसीन, सी प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, डी ओलिगोसीन। तो इसमें विकल्प सी सही है, प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। व्याख्या, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। क्वेश्चन 84, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? ए गोदावरी, बी ताप्ती या तापी, सी कावेरी, डी कबाम। तो विकल्प बी सही है, ताप्ती या तापी। क्वेश्चन 84 की व्याख्या देख लेते हैं। ताप्ती या तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी तथा कंबन नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? ए नीदरलैंड्स, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी डेनमार्क, डी भारत। तो विकल्प सी सही है, डेनमार्क। व्याख्या, विश्व में प्रति गाय दुग्ध का सर्वाधिक औसत उत्पादन डेनमार्क 83 से 89 लीटर प्रति वार्षिक प्रति गाय करता है। इसमें सऊदी अरब प्रथम स्थान पर है, लेकिन विकल्प में यह नहीं है। नीदरलैंड इस क्रम में 11वें स्थान पर है। क्वेश्चन 86, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक बार राज्य, एक बार सबसे ऊंची चोटी। ए केरल, एक तोड्डा बेट्टा, बी नागालैंड, 2 नंदा देवी, सी उत्तराखंड, 3 अनाईमुदी, डी तमिलनाडु, 4 सारामती। कूट ए बी सी डी। तो ए बी सी डी कूट हैं 1 3 4 2, बी 2 3 4 1, सी 3 4 2 1, डी 1 2 3 4। तो इसमें विकल्प सी सही है, 3 4 2 1। व्याख्या, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक बार राज्य, एक बार सबसे ऊंची चोटी। सम्मिलित राज्य और सबसे ऊंची चोटी। ए केरल अनाईमुदी, बी नागालैंड सारामती, सी उत्तराखंड नंदा देवी, डी तमिलनाडु दोड्डा बेट्टा। क्वेश्चन 87, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 पहला सरीसृप, 2 पहला कीट, 3 कवच वाले जीव, 4 पहला स्तनधारी। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए 2 1 3 4, बी 2 3 1 4, सी 3 2 1 4, डी 2 4 1 3। तो इसमें विकल्प सी सही है, 3 2 1 4। व्याख्या, पृथ्वी पर जीवों का उद्विकास काला क्रमानुसार इस प्रकार है। कवच वाले जीव या संघ मोलस्का, कीट, सरीसृप, स्तनधारी। क्वेश्चन 88, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विकल्प ए सागरी या महासागर, बी वन, सी पर्वतीय, डी मरुस्थली। इसमें विकल्प ए सागरी या महासागर सही है। व्याख्या, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरी क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी बृहस्पति। तो इसमें विकल्प ए सही है, मंगल। व्याख्या, दिए गए विकल्पों में से केवल मंगल ग्रह जीवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसका परिक्रमण
परिभ्रमण एवं घनत्व लगभग पृथ्वी के समान ही है। क्वेश्चन 90 निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ए जोग जलप्रपात, बी कुंजलीकल जलप्रपात, सी राकिम कुंड जलप्रपात, डी केवाती जलप्रपात। तो इसमें बी सही है, कुंजलीकल जलप्रपात। क्वेश्चन 90 की व्याख्या। कुंजलीकल जलप्रपात कर्नाटक में है जो वराहा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, जबकि जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी भी कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। क्वेश्चन 91 वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है? ए थार्नथ्वेट, बी कोपेन, सी ट्रिवार्था, डी स्टैम्प। तो इसमें विकल्प बी सही है, कोपेन। व्याख्या। कोपेन ने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया। थार्नथ्वेट का भी नाम इससे जुड़ा है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर बी ही होगा। क्वेश्चन 92 निम्नलिखित देशों में से किसके पंपास घास का मैदान स्थित है, या किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? ए अर्जेंटीना, बी ब्राज़ील, सी चिली, डी इक्वेडोर। तो इसमें विकल्प ए सही है, अर्जेंटीना। व्याख्या। पंपास घास का मैदान प्रेरी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ औसत तापमान कम मिलता है और वर्षा पूरे साल होती है। इस क्षेत्र में उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आता है। क्वेश्चन 93 निम्नलिखित युगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? एक बार मरुस्थल, एक बार देश। ए सोनोरन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी तकला-मकान, चीन, सी कराकुम, तुर्कमेनिस्तान, डी गिब्सन, ब्राज़ील। इसमें डी विकल्प सही नहीं है, गिब्सन ब्राज़ील। ये गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। अब व्याख्या। एक बार मरुस्थल सही सम्मिलित, एक बार देश। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकला-मकान चीन, कराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 94 निम्नलिखित काफ़ी उत्पादक देशों को उनके काफ़ी उत्पादन 2016 या मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ए कोलंबिया, बी वियतनाम, सी ब्राज़ील, डी इंडोनेशिया। कूट। ए DCBA, बी CBAD, सी BDCA, डी CABD। तो इसमें विकल्प बी सही है, CBAD। व्याख्या। वर्ष 2016 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में काफ़ी उत्पादक देशों का अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में ब्राज़ील से कम वियतनाम से कम कोलंबिया से कम इंडोनेशिया है। ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश है। यहाँ काफ़ी के बगीचे को फजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन 95 सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? ए 5000 किलोमीटर, बी 7000 किलोमीटर, सी 8000 किलोमीटर, डी 10000 किलोमीटर। तो विकल्प बी सही है, 7000 किलोमीटर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मार्ग के रूप में सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में सिनाई प्रायद्वीप के सुएज स्तर संधि को काटकर किया गया है। यह नहर 162 किलोमीटर लंबी है। इसके निर्माण से मुंबई लंदन तक के मार्ग में 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। क्वेश्चन 96 निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी शिमला, डी पुणे। कूट। ए CDAB, बी BADC, सी DVCA, डी BCDA। इसमें विकल्प डी सही है, BC
DA। क्वेश्चन 96 की व्याख्या देख लेते हैं। एक बार मौसम मुख्यालय, एक बार स्थापना वर्ष। बी, एक बार मौसम मुख्यालय, एक बार स्थापना वर्ष। कोलकाता 1871 ईस्वी, शिमला 1905 ईस्वी, पुणे 1928 ईस्वी, नई दिल्ली 1944 ईस्वी। इस प्रकार BCDAD विकल्प सही है। अब क्वेश्चन 97, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ए, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। बी, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। सी, काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें विकल्प डी सही नहीं है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, बल्कि यह दक्षिण भारत के राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकेट, ह्यूमस इत्यादि की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल रंग काला होता है। क्वेश्चन 98, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ए, भारत एवं चीन के बीच। बी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। सी, भारत एवं म्यांमार के बीच। डी, भारत एवं नेपाल के बीच। तो इसमें विकल्प ए सही है, भारत एवं चीन के बीच। व्याख्या, सन 1914 में सर मैकमोहन जो ब्रिटेन के थे ने भारत चीन सीमा को एक समझौते द्वारा निर्धारित किया। इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो भारत एवं चीन के बीच भू सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? ए, हांग हो। बी, नील। सी, डेन्यूब। डी, मिसिसिपी। तो इसमें विकल्प डी सही है, मिसिसिपी। व्याख्या, मिसिसिपी मिसौरी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। यह विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन 100, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, कस्तूरी मृग। बी, गोल्डन ओरियोल। सी, येलो थ्रोटेड मार्टन। डी, हंगुल या कश्मीर स्टैग। तो विकल्प डी सही है, हंगुल या कश्मीर स्टैग। व्याख्या, हंगुल या कश्मीर स्टैग एक सरल स्वभाव वाला हिरण है। अब यह केवल कश्मीर स्थित दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचा है। दुनिया के अन्य भागों में विलुप्त हो चुका यह जीव IUCN की रेड डाटा सूची में शामिल है। क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? ए, एडेफिक। बी, क्लाइमेटिक। सी, बायोटिक। डी, टोपोग्राफी। इसमें विकल्प ए सही है, एडेफिक। व्याख्या, एडेफिक मिट्टी से संबंधित है। एडेफिक गुण मिट्टी के pH मान, जल निकासी, बनावट या रासायनिक गुणों से संबंधित है। प्रश्न 102, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ए, ट्रोपोस्फियर में। बी, मेसोस्फियर में। सी, स्ट्रेटोस्फियर में। डी, एक्सोस्फियर में। इसमें विकल्प सी सही है, स्ट्रेटोस्फियर में। व्याख्या, ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें स्किन कैंसर कारक मानी जाती हैं। अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ये करंट से क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 103, डींग एक्सप्रेस क्या है? ए, डींग तथा कोलकाता के मध्य रेलगाड़ी। बी, हिमा दास का मुंह बोला नाम। सी, पलवल तथा कुंडली के बीच एक्सप्रेसवे।
डी लोकप्रिय पत्रिका। तो इसमें विकल्प बी सही है, हिमा दास का मुँह बोला नाम। व्याख्या, हिमा दास का मुँह बोला नाम डींग एक्सप्रेस है। ये असम की निवासी हैं। इन्होंने टाम्पेरे में संपन्न IAAF अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता। यह कारनामा करने वाली ट्रैक स्पर्धा में प्रथम भारतीय महिला हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।